आज हम बात करेंगे कि आरएसएस क्यों बनाना पड़ा। तो आरएसएस बनाने के पीछे क्या मकसद था। हम लोग ये सोचते हैं कि जब एक ऑलरेडी संगठन है कांग्रेस नाम का, ब्राह्मण समाज का, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, वो तो अंग्रेजों ने बनाई। लेकिन बाद में उस कांग्रेस पे जिसका नियंत्रण हुआ, जिस समाज का नियंत्रण हुआ, वो ब्राह्मण समाज था। बहुत सारे हिस्ट्री में आप देखेंगे कि उनके मेंबर जो है, खास करके लाल बाल पाल, मतलब जो ब्राह्मण समाज है उसका अनियंत्रित कांग्रेस पे जब कब्जा हो गया, तो फिर आरएसएस को नए सिरे से बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। फिर भी ब्राह्मण समाज ने आरएसएस के निर्माण के तरफ ध्यान दिया और आरएसएस बनाया। अभी थोड़ा सा हम लोग बहुजन समाज की तरफ आते हैं। अगर बहुजन समाज के बारे में क्या साइकोलॉजी है, क्या मानसिकता है। ऑलरेडी अगर एक संगठन इतने बड़े पैमाने पर अगर होता रहता, तो क्या वो उसका अल्टरनेटिव खुद ही तैयार करता? आपको क्या लगता है, क्या ये बहुजन समाज की मानसिकता होती? लेकिन अगर हम ब्राह्मण समाज को देखते हैं तो हिंदू महासभा है, ऑलरेडी कांग्रेस भी है, और भी तत्कालीन अनुशीलन समिति जब वो भी थी, लेकिन उनका जो मकसद था अनुशीलन समिति का, वो हिंसा से आजादी प्राप्त करना था। तो उस समय जितने भी मुंजे, परांजपे, हेडगेवार, बाबा सावरकर, ये जो लोग थे, उन्होंने क्या सोच को डेवलप किया, कांग्रेस को कैसे देखा। तो उन्होंने जाना कि ये जो मतलब कांग्रेस ब्राह्मण से शिफ्ट होकर वैश्य समाज पे आ गई थी, और फिर उन्होंने भविष्य काल का आकलन किया कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुजन समाज के किसी व्यक्ति के पास भी शिफ्ट करना पड़े। भलाई वो जो ढांचा, जो नियंत्रण है, वो ब्राह्मण समाज का रहेगा ही, पर मुखिया अगर हम लोगों को बहुजन समाज का बनाना पड़ा, तो हम उतनी बातों को समाज में उस तरह से पेश नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमको करना है। दूसरा भविष्य का वेद उन्होंने ये लिया कि आने वाले समय में भारत में, जैसे इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, तो भारत में भी डेमोक्रेसी डेफिनेटली आएगी। तो फिर हमारे पास ऐसे खुद के प्यूपर विचारधारा का संगठन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं करते कि क्यों बनाई, क्या मकसद था। तो सबसे पहले मकसद था कि कोई भी संगठन पूरे 100% नियंत्रण में ब्राह्मणों के ही कब्जे में हो, ये एक मकसद था। दूसरा ये मकसद था कि आने वाले समय में अगर डेमोक्रेसी आती है, लोकतंत्र आता है, तो फिर ये लोकतंत्र में हमें कहीं ना कहीं, अगर समझ जाइए बहुजन समाज के एक हाथ व्यक्ति को लीडरशिप देनी पड़ी, तो कांग्रेस का जो मतलब कांग्रेस को लेकर जो समाज में ओपिनियन बना है, वो सेकुलर बना है। और उसमें जितने भी पहले लोग रहे हैं, खास करके लाल बाल पाल की जब हम बात करते हैं, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये जो लोग हैं, उनका जो दिमाग है, उन्होंने क्या कहा आपको याद होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कुंभी समाज को, तेली समाज को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, तेल निकालना है। इसका क्या मतलब है कि उनकी क्या सोच थी कि वो नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज संसद में पहुंचे। लेकिन जब डेमोक्रेसी आएगी तो ये लोग संसद में पहुंच सकते हैं। फिर इसको कैसे रोका जाए, और कांग्रेस के नाम पे इनको रोका भी नहीं जा सकता, कम से कम कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे बाद में बीजेपी ने भी तो यही किया, लेकिन बीजेपी के और कांग्रेस के ढांचे में अभी अंतर है, थोड़ा अंतर है। कांग्रेस को अपना पूरा चरित्र जो है वो सेकुलर दिखाना है, और बीजेपी को अपना जो चरित्र है, उनके जो महापुरुष, मतलब खास करके जिनको वो मानते हैं, हेडगेवार जी को तो मानते ही है, गोलबर्ग जी को भी मानते ही है, लेकिन उनका आइडल कौन है? तो सावरकर है, जो जिन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि किस तरह का राष्ट्र हमें निर्माण करना है। जैसे स्वदेशी के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो बीजेपी के जैसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट चलाया, स्वदेशी चलाया, और फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 60 के दशक में, मतलब 1960 में स्वदेशी को बोला, तो मैच हुई विचारधारा। उन्होंने, और एक सवाल पूछ सकते हैं कि कैसी कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है। तो फिर आप सोचेंगे कि जब सबसे पहला जो चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में 60% ब्राह्मणों को टिकट कांग्रेस ने नहीं दी। इसका मतलब क्या है?
जिसकी पार्टी होगी वो अपने समाज को देगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ तो कितने ज्यादा टिकट जो है वो बहुजन समाज को मिले, तो सबसे ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी थी। उसी तरह हम लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, तो कांग्रेस ने क्यों आरएसएस का निर्माण किया? क्योंकि उनको पता था हमें अपना चरित्र सेकुलर दिखाना है। लेकिन अगर हमें अपने समाज को हमेशा शासक बनाए रखना है, क्योंकि उन्होंने पूरा सोचा कि जब अंग्रेज इस देश में आए तो कितने अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, तो 11 लाख लोग थे। फिर उन्होंने सोचा अगर वो 11 लाख लोगों ने शासन किया तो उनसे तो ज्यादा है ही, हम तो 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो 1 करोड़ से ऊपर लोग इस देश पे शासन तो कर ही सकते हैं। लेकिन निरंतर शासन करना है तो भारत के समाज की मेंटली प्रिपरेशन करके रखना होगा। एक बार करना नहीं होगा, 2 बार नहीं, तो निरंतरता से करना होगा, क्योंकि निरंतर हमें इस देश पे शासन चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कैडर बेस्ड संगठन होना चाहिए, और वो संगठन अभी कांग्रेस को उस ढांचे में नहीं डाला जा सकता। तो इसीलिए उनको पता था कि हमें दूसरे संगठन का निर्माण करके अपने समाज को शासक बनाने के लिए। इसके विपरीत मैं ये कह रही हूं कि बहुजन समाज के बारे में अगर सोचेंगे तो बहुजन समाज क्या सोचेगा, जब मैं ऑलरेडी दुश्मन से लड़ रहा हूं, भिड़ रहा हूं, तो दूसरे संगठन की क्या जरूरत थी? क्या दूसरे संगठन की क्या जरूरत है? उसके विपरीत ब्राह्मण समाज क्या सोचता है? निरंतर शासन अगर चाहिए तो एक का चरित्र कैसे दिखाना है, दूसरे का चरित्र कैसे दिखाना है, तो उन्होंने इस टाइप से सोचा। इसीलिए कांग्रेस ने ही आरएसएस को बिल्डअप करने में हेल्प की। कई लोग ये कहेंगे कि आरएसएस पे तो कांग्रेस ने ही बैन किया, क्यों? इंदिरा गांधी ने स्वागत नहीं किया? मतलब सिर्फ उसी टाइप से सोचना है आपको। आप ये टाइप से नहीं सोचते कि उन्होंने समाज को शासक बनने के लिए क्या क्या किया, कैसे किया। अगर इस ढांचे में हम लोग सोचेंगे तो फिर इस सवाल का जवाब हमको मिलेगा कि वो जो है अपने समाज का संगठन किस तरह से बिल्डअप होना चाहिए। इसीलिए वो पहला संगठन दूसरे संगठन को उभारता है। हमारे इधर संगठन कैसे बनते हैं? तो जब हमें लगता है कि हमारे पास तो मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत मास में मेरी बहुत पहुंच है, वो कितना लोग मुझे जानते हैं, फिर हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और दिखाएंगे देखो हमारे पास इतने लोग हैं। मतलब मास यानी लोग नहीं होते, तो जो प्रशिक्षित लोग होते हैं वो उनका संगठन होता है। संगठन में मास कितना बैठा वो अलग बात है। जब वो आंदोलन की भूमिका में आता है तब वो मास की जरूरत होती है। संगठन को प्रशिक्षित कैडर बेस्ड लोगों की जरूरत होती है। तो हमारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, तो एक एक ब्राह्मण भी विद्वान है। आप किसी भी ब्राह्मण से बात कर लो, उसको पूरा वेद आएगा, वेद के साथ साथ उसको बुद्धिज्म का ज्ञान होगा, उसको जैनिज्म का ज्ञान होगा, उसको सिखिज्म का ज्ञान होगा, उसको मुस्लिम का ज्ञान होगा, उसको सेकुलरिज्म का, कम्युनिस्ट का ज्ञान होगा, वो साइंस का भी ज्ञान रखेगा। फिर इतने का मिक्सचर करके वो लोगों को समझाता है। आप किसी भी ब्राह्मण से अगर बातचीत करते होंगे तो आपको ये समझेगा कि वो किस किस चीज का ज्ञान रखता है। जिस इसमें पैदा हुआ सिर्फ वेद, वेदांगे, उपनिषद, इसका ही ज्ञान नहीं रखता, तो वो पूरे लिटरेचर का ज्ञान रखता है, रखने की कोशिश करता है। अगर वो बुद्धिस्टों से मतलब डिबेट करेगा तो बुद्धिस्टों के ही एग्जाम्पल देगा। वो जैन लोगों से अगर डिबेट करेगा तो वो जैन के ही एग्जाम्पल देगा। उस सिख लोगों से डिबेट करेगा तो वो सिख का ही एग्जाम्पल देगा। तो वो ज्ञानी नहीं होते। तो वो इंडिविजुअल संगठन के बारे में नहीं सोचते। वो कैसा सोचते हैं? समाज का संगठन हो, समाज शासक रहे, समाज को आने वाले हजारों पीढ़ी का मतलब सत्ता पे नियंत्रण मिले, आने वाली जनरेशन को मिलते ही रहे। इसीलिए उन्होंने भारत में ही नहीं तो 39 देशों में अपना संगठन का जाल आरएसएस के माध्यम से बुना, और वो आज कार्यरत है। आज जो 100 साल पूरे हुए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किस चीज पे की? तो उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत संगठन पे की। तो वो ना कांग्रेस को खत्म करना चाहते, जैसे लड़ते हैं तो हम देखेंगे कि वो सोचते हैं कि कांग्रेस विरोध करती है, बीजेपी विरोध करती है। बीजेपी ना कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, ना कांग्रेस बीजेपी को खत्म करना चाहती है। उनके दिमाग में आइडियोलॉजी फिट है। क्या फिट है? हमारे समाज को शासक बनाना है, तो उसी आइडियोलॉजी के तहत हमको विरोध करना है, खत्म नहीं करना है, विरोध करना है। हमारे लोग क्या सोचते हैं? हमारे लोग सोचते हैं मास मूवमेंट को बढ़ा के, मतलब मास मूवमेंट को इकट्ठा करके यही हमारा संगठन है। बेसिक जो हमारे बीच में आपको फर्क नजर आएगा या फर्क महसूस करेंगे तो वो है कि वो अपने समाज को शासक बनाने के लिए नेतृत्व करते हैं, संगठन चलाते हैं। और
हम लोग जो है हमें खुद को प्रेजेंट करने के लिए फेम, क्योंकि हम जब काम करते तो फेम अपने आप आ जाता है। अगर आप आरएसएस में पढ़ोगे तो उनको बताया गया था आप प्रचारक हो, खुद का प्रचार नहीं करना है। आप क्या हो, आप प्रचारक हो, तो आपको किसका प्रचार करना है? अपने आइडियोलॉजी का प्रचार करना है, खुद का प्रचार नहीं करना है। दूसरी तरफ हमारे इधर अगर हम देखते तो क्या क्या सोचते, खुद का प्रचार करना है, आइडियोलॉजी का तो प्रचार करते हैं, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षा ये होती है कि हमारी खुद की लीडरशिप जो है वो स्टैब्लिश हो। तो इसीलिए हमारे जो विजन है वो क्लियर नहीं रहते। तो कांग्रेस ने आरएसएस की स्थापना इसीलिए की कि निरंतर ब्राह्मण समाज का शासन भारत पे बना रहे, टिका रहे और हजारों पीढ़ियों को उसका लाभ मिले। इसीलिए वो बीच बीच में अगर जरूरत महसूस होती है तो खुद ही दूसरा नया संगठन निर्माण भी करता है। तो बाद में आने वाले एपिसोड में इस बात की चर्चा करेंगे कि आरएसएस ने किस तरह संगठन का निर्माण किया, उसका क्या ढांचा है, क्योंकि अगर हमें लड़ना है तो वो किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए इस YouTube चैनल पर, हम इसी प्रकार का डिस्कशन करके अपने समाज